पारिवारिक संपत्ति विवाद अक्सर शत्रुता से शुरू नहीं होते, वे चुप्पी से शुरू होते हैं, अनकही धारणाओं से। हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, कहकर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर न करने से, असहज या उससे भी बदतर अनावश्यक लगने वाली बातचीत को टालने से। जब तक संघर्ष सामने आता है तब तक वह अचानक सा लगता है। वास्तव में ये वर्षों से चुपचाप पनप रहा होता है। उत्तराधिकार वह क्षेत्र है जहां भावना और कानून सबसे दर्दनाक तरीके से टकराते हैं। मैंने परिवारों को लालच की वजह से नहीं बल्कि अस्पष्टता की वजह से बिखरते देखा है। दशकों पहले माता पिता के नाम पर खरीदा गया एक फ्लैट, एक बच्चे के लिए अनौपचारिक रूप से बढ़ाया गया घर, दूसरे को मौखिक रूप से दिया गया एक भूखंड। हर किसी को एक ही कहानी का अलग अलग संस्करण याद है। जब मूल मालिक का देहांत हो जाता है तो स्मृति साक्ष्य बन जाती है और साक्ष्य को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे मुश्किल बात यह है कि इनमें से अधिकांश विवादों को टाला जा सकता था। उपहार विलेखों को अक्सर गलत समझा जाता है। परिवार इन्हें कानूनी हस्तांतरण नहीं बल्कि प्रतीकात्मक संकेत मानते हैं। माता पिता कहते हैं, हम इसे बाद में करेंगे, सेवानिवृत्ति के बाद, जब हालात सामान्य हो जाएंगे। लेकिन वह बाद का समय शायद ही कभी आता है, और जब आता भी है तो स्वास्थ्य, झिझक या बाहरी दबाव के कारण मामला जटिल हो जाता है। बिना हस्ताक्षर वाली मंशा का कानून में कोई महत्व नहीं होता, विधिवत निष्पादित उपहार विलेख का महत्व होता है। मैं ऐसे भाई बहनों से मिला हूं जो वर्षों तक शांतिपूर्वक रहे, लेकिन एक ने मौखिक रूप से उपहार में दी गई लेकिन कभी लिखित में दर्ज न हुई संपत्ति को बेचने की कोशिश की, जिसके बाद वे कानूनी विवाद में फंस गए। कुछ अन्य लोगों को बहुत देर से पता चला कि जिसे वे अपना मानते थे वह पहले ही चुपचाप अपरिवर्तनीय रूप से किसी और को उपहार में दे दिया गया था। इन मामलों में सदमा केवल नुकसान का नहीं होता बल्कि उम्मीदों के टूटने का भी होता है। वसीयत के बिना उत्तराधिकार मिलने पर जटिलताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। उत्तराधिकार कानून लागू हो जाते हैं और संपत्ति को कानूनी वारिसों के बीच ऐसे अनुपात में बांट देते हैं जो शायद ही कभी पारिवारिक सहमति से मेल खाता हो। जो बात भावनात्मक रूप से स्पष्ट लगती है वह कानूनी रूप से जटिल हो जाती है। संयुक्त स्वामित्व अनजाने में ही उभर आता है। निर्णयों के लिए ऐसी सहमति की आवश्यकता होती है जो अब मौजूद नहीं है। संपत्ति रुकी रहती है, इसलिए नहीं कि कोई उसे नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि कोई इस बात पर सहमत नहीं होता कि उसका क्या किया जाए। संपत्ति के मामले में पारिवारिक विवाद तेजी से बढ़ते हैं क्योंकि संपत्ति मूर्त होती है। आप उसे देख सकते हैं, उसका दौरा कर सकते हैं, उस पर कब्जा कर सकते हैं और दूसरों को उससे दूर रख सकते हैं। सत्ता का संतुलन स्थान के अनुसार ही बनता है। एक भाई या बहन घर में रहता है, दूसरा विदेश में। एक घर में आने जाने पर नियंत्रण रखता है, दूसरा कागजी कार्रवाई पर। कानून इस संतुलन को साधने की कोशिश करता है। भावनाएं अक्सर इसमें साथ नहीं देती। रेरा सीधे तौर पर उत्तराधिकार विवादों को नियंत्रित नहीं करता, लेकिन इसकी मौजूदगी मायने रखती है। उत्तराधिकार विवादों में फंसी परियोजनाओं के हस्तांतरण, पंजीकरण या पुनर्विक्रय में अक्सर देरी होती है। बिल्डर स्पष्ट प्राधिकरण के बिना काम करने से इनकार कर देते हैं। अधिकारी कानूनी स्पष्टता पर जोर देते हैं। खरीदार हिचकिचाते हैं। पारिवारिक विवाद बाजार के लिए एक बोझ बन जाता है। मामला और भी जटिल हो जाता है। अनौपचारिक उपहार देने से, जिसमें एक बच्चे को बिना औपचारिक हस्तांतरण के संपत्ति में रहने, किश्तें चुकाने और उसका रख रखाव करने की अनुमति दी जाती है। वर्षों बाद दूसरे लोग अपने अधिकार पर सवाल उठाते हैं। अदालतें दस्तावेजों को देखती हैं, त्याग को नहीं। जब तक विधिवत रूप से दर्ज न किया जाए, योगदान स्वामित्व के बराबर नहीं होता। ये सच्चाई कई परिवारों को चौंका देती है। मैंने असमान उपहार वितरण के कारण उत्पन्न विवाद भी देखे हैं। माता पिता स्नेह और निष्पक्षता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्पष्टता के अभाव में। एक बच्चे को फ्लैट मिल जाता है, दूसरे को बाद में नकद देने का वादा किया जाता है। वादा केवल मौखिक रह जाता है। फ्लैट आखिरकार मिल जाता है। असंतोष बढ़ता जाता है। माता पिता के चले जाने के बाद ये असंतुलन मुकदमेबाजी में तब्दील हो जाता है। इसका समाधान निराशावाद नहीं है, समाधान है व्यवस्थित संरचना। स्पष्ट वसीयतनामा, विधिवत रूप से निष्पादित दान विलेख, अद्यतन नामांकन, पारदर्शी बातचीत। ये अविश्वास के संकेत नहीं हैं, ये देखभाल के कार्य हैं। ये भविष्य के कष्टों को कम करते हैं, ये रिश्तों की रक्षा करते हैं।
कई परिवारों को ये डर रहता है कि निर्णयों को औपचारिक रूप देने से संघर्ष उत्पन्न होगा। वास्तव में ये संघर्ष को रोकता है। संघर्ष अस्पष्टता में पनपता है। ये अनुमानों पर आधारित होता है। दस्तावेजीकरण इसे दबा देता है। मैंने देखा है कि माता पिता पक्षपातपूर्ण दिखने के डर से वसीयत बनाने में हिचकिचाते हैं। कानून निष्पक्षता का न्याय नहीं करता, बल्कि स्पष्टता सुनिश्चित करता है। वसीयत के बिना निष्पक्षता का निर्णय भावनाओं से नहीं, बल्कि कानून द्वारा होता है। ये परिणाम अक्सर उन परिवारों को आश्चर्यचकित कर देता है जो मानते थे कि निर्णय न लेकर वे विवाद से बच रहे हैं। संपत्ति विरासत में पाने वाले खरीदारों के लिए उचित जांच पड़ताल और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। संपत्ति के मालिकाना हक में उत्तराधिकार का सही विवरण होना चाहिए। कानूनी वारिसों की पहचान और उनकी सहमति आवश्यक है। जहां आवश्यक हो, विभाजन विलेख निष्पादित किए जाने चाहिए। इन चरणों को नज़रअंदाज करने से बिक्री, गिरवी रखना और पुनर्निर्माण जैसी सभी प्रक्रियाओं में देरी होती है। पारिवारिक विवाद भावनात्मक रूप से बेहद कष्टदायक होते हैं, क्योंकि इनमें प्रेम और कानून का मिश्रण होता है। कानूनी होने के बावजूद ये व्यक्तिगत लगते हैं। इसीलिए यहाँ रोकथाम का महत्व अन्यत्र से कहीं अधिक है। इस अध्याय का उद्देश्य परिवारों को लेन देन के नजरिए से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना नहीं है। इसका उद्देश्य उन्हें जिम्मेदारी से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है। संपत्ति लोगों से ज्यादा समय तक टिकती है। आज लापरवाही से लिए गए फैसले कल दूरगामी परिणाम देते हैं। यदि आपके पास संपत्ति है और परिवार है, तो रुककर अपने आप से एक कठिन लेकिन आवश्यक प्रश्न पूछें। यदि कल मुझे कुछ हो जाए तो क्या मेरी मंशा स्पष्ट होगी या उस पर सवाल उठेंगे? इसका उत्तर आपकी सोच से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। रियल एस्टेट में चुप्पी तटस्थता नहीं होती, ये संघर्ष को न्योता देती है।